तो दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखी जाए तो वो खबर यही होगी कि हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब फ्रांस के ऑफिशियल विजिट पर गए हुए हैं और वहां पर उनका एक्चुअली भव्य वेलकम किया गया। देखिए लास्ट टाइम जो मैंने आपको फ्रांस से संबंधित अजीत डोभाल साहब की खबर बताई थी तो वहां पर एक दो कॉमेंट ऐसे जरूर आए थे कि देखिए ये जो इमेजेस आपने इस्तेमाल की है ये तो एआई से बनाई गई है, लेकिन क्या वास्तविकता में इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इतने लोकप्रिय हैं, इतने ताकतवर हैं, क्या वो सच में हमारे एनएसए साहब का इस लेवल पर वेलकम करेंगे? तो देखिए दोस्तों, आज जो आप इमेज देख रहे हैं ये एआई जनरेटेड नहीं है, एक्चुअली इमेजेस है जो कि अजीत डोभाल साहब और इमैनुअल मैक्रों के बीच की केमिस्ट्री आपको बताने के लिए काफी होगी और ये भी आपको समझाने के लिए काफी होगी कि भारत का जो कद है वो किस तरह का बढ़ चुका है। सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह तोड़ ताड़ कर आजकल दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के दूसरे ऑफिशियल्स जो कि प्राइम मिनिस्टर से निचले दर्जे के होते हैं, इवन एनएसए की बात की जाए तो ये तो काफी निचला दर्जा हो गया। इसके बावजूद उनकी किस लेवल पर रिस्पेक्ट की जा रही है और किस लेवल पर उनका वेलकम किया जा रहा है ये आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे एनएसए को भी इक्वली रिस्पेक्ट वगैरह मिले, उनको इक्वली अटेंशन वगैरह मिले, इस वजह से भारत सरकार द्वारा भी उन्हें एनएसए के पद के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे रखा है, जिसके बिना संभवतः ये सारी चीजें संभव थी नहीं। लेकिन जिस तरह की चीजें देखने के लिए पहले मिलती थी कि अमेरिका का एनएसए आ रहा है, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर से सीधे बात कर रहा है जैक सुलिवन, या फिर अमेरिका के विदेश मंत्री आ रहे हैं एंटनी ब्लिंकन, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से सीधे बात कर रहे हैं, जबकि भारत के डिफेंस मिनिस्टर रशिया जाते हैं तो वो पुतिन से डायरेक्टली बात नहीं कर पाते। लेकिन आज की परिस्थितियां पूरी चेंज हो चुकी है। अजीत डोभाल साहब हो या फिर डॉक्टर जयशंकर हो, ये भारत को इस लेवल पर प्रतिनिधित्व दे रहे हैं अपना कि अब दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि ताकतवर माने जाते हैं वो एक्चुअली इनका आव भगत उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से कर रहे हैं जैसा कि ये लोग पीएम मोदी को करते हैं। अब यहाँ पर इनका वेलकम देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि भारत फ्रांस के बीच में जो संभावित डिफेंस डील्स थी वो किस लेवल पर जा चुकी है और उनके पूरा होने के कितने कितने आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वैसा अभी तक रिपोर्ट में किसी तरह की कोई भी ऑफिशियल टिप्पणी इस बात की नहीं की गई है कि भारत फ्रांस के बीच में किन किन तरह की डील्स को लेकर फाइनल बातचीत हो चुकी है। लेकिन जिस तरह की संभावनाएं बताई जा रही है तो रफाल मरीन और यहाँ पर कलवरी क्लास की एडिशनल 3 सबमरीन, इसके अलावा जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए और जिसका को डेवलपमेंट हमें विदेशी पार्टनर के साथ करना है, इसको लेकर महत्वपूर्ण डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की तरफ से आगे रहकर भारत को एसएसएन की टेक्नोलॉजी और इसके सह निर्माण के लिए भी भारत को जो ऑफर दिया गया था, इसको लेकर भी यहाँ पर गहन चर्चाएं की गई है। इमैनुअल मैक्रों के साथ तो अजीत डोभाल साहब की मीटिंग कंडक्ट हुई ही है। इसके साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति के जो सलाहकार हैं, इनका नाम भी इमैनुअल बॉन है, इनके साथ भी एक द्विपक्षीय वार्ता होती है एनएसए अजीत डोभाल साहब की। इसके अलावा जो फ्रांस के विदेश मंत्री हैं सेबेस्टियन लेकोर्नु, इनके साथ भी एनएसए अजीत डोभाल साहब की एक बायलैटरल टॉक होती है जहां पर दोनों देशों के बीच का आपसी डिफेंस, इसके अलावा स्पेस के क्षेत्र में जो सहयोग है उसे बढ़ाने को लेकर बातचीत होती है। तो बताया यही जा रहा है, सूत्रों के द्वारा यही कहा जा रहा है और विशेषज्ञों के द्वारा कि सारी चीजों के लिए और सारी डील्स के लिए नीति निर्धारण यहीं पर कर दिया जाएगा। इसके बाद संभवतः प्राइम मिनिस्टर मोदी, इमैनुअल मैक्रों या फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर के जरिए इन डील्स को फाइनल साइन वगैरह करवाया जाएगा। रफाल एम की बात की जाए तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि इसको लेकर जो नेगोशिएशन था काफी हार्ड लेवल का था, काफी लंबे समय से चल रहा था। 2-3 राउंड तक की तो सारी बातें पब्लिक डोमेन में आई भी थी, हम लोगों ने डिस्कस भी की थी और इसमें भी बताया जा रहा है कि सकारात्मक चीजें देखने के लिए मिल रही है। फ्रांस द्वारा इसकी कीमतें मिनिमम रखी गई है भारत के लिए, जिसमें इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट भी शामिल होंगे, यानी जो भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर मॉडिफिकेशन किए जाते हैं वो तो किए ही जाएंगे। इसके बावजूद कीमतों को लेकर विशेष छूट भारत को दी जा रही है। तो संभवतः इस समय भारत के अंदर जो इलेक्शन चल रहे हैं राज्यों के, इन इलेक्शंस के तत्काल बाद इन सभी डील्स के ऊपर फाइनल साइनिंग वगैरह करने के लिए हमें संभवतः मिल सकता है। ये एक्चुअली रिपोर्ट में तो नहीं बताया गया है, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता और मुझे पूरा विश्वास है कि ये डील इन इलेक्शंस के बाद ही साइन किए जाएंगे, जिसमें यूपी, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन शामिल हो सकते हैं। अब अगली हिला देने वाली और बहुत ही सुकून देने वाली खबर ये है कि भारतीय वायुसेना को अपना पहला जेट इंजन मिल चुका है, जो कि हम लोग Su-30
ATMKI में इंटीग्रेट करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं और याद करवा दूं कि आज से कुछ ही समय पहले 26,000 करोड़ की एक डील साइन हुई थी भारतीय एयरफोर्स और HAL के बीच में, जिसके तहत 240 की संख्या में AL-31 FP इंजन्स भारत के अंदर ही लोकली निर्मित करके HAL भारतीय वायुसेना को सौंपेगा, जिनका इस्तेमाल सुपर सुखोई प्रोग्राम में भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करने जा रही है। साथ में आपको ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन इंजन्स का निर्माण भारत के अंदर ही मौजूद HAL की कोरापुट डिवीजन में किया जाना था। तो कल मंगलवार के दिन HAL द्वारा सुखोई का पहला इंजन भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया है। और ये जो गौरवान्वित कर देने वाली फोटो आप देख पा रहे हैं, जिसमें सांकेतिक रूप से भारतीय वायुसेना को इंजन डिलीवर किया जा रहा है, ये आपको बताने के लिए काफी होगा कि भारत इंजन की टेक्नोलॉजी में भी अब बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये 240 इंजन 8 सालों में इन्हें वायुसेना को सौंपने हैं और इस अवधि के दौरान HAL को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इन इंजन्स का इंडिजिनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा किया जाए। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि HAL द्वारा 54% तक स्वदेशी सामग्री का इसमें इस्तेमाल किया गया है और आने वाले समय में इसे 63% तक पहुंचाना है। बाकी की कुछ चीजें हम लोग रशिया से मंगाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से इंजन को लेकर काम किए जा रहे हैं, जिस हिसाब से भारत के अंदर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, आने वाले समय में ये जो प्रतिशत है ये हम और बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। अब इन दोनों मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।